सभी को नमस्ते। आज हम तृतीया विभक्ति के नियम के विषय में पढ़ेंगे। तृतीया विभक्ति के नियम को बताते हुए महर्षि पाणिनि अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में लिखते हैं, सहयुक्ते प्रधाने, अर्थात वाक्य में सह या इसके अर्थ वाले शब्दों सार्धम, साकम, समम का प्रयोग होने पर जो गौणकर्ता होता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पर गौणकर्ता प्रधानकर्ता क्या होता है वाक्य में, तो इसके विषय में हम उदाहरणों में देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला उदाहरण है हमारा, पुत्रः जनकेन सह गच्छति। पुत्र पिता के साथ जाता है, क्योंकि इस क्रिया में अगर यदि हम देखें तो दो कर्ता हैं, एक पुत्र है एक जनक है। जाने की क्रिया पुत्र भी कर रहा है और जनक भी कर रहा है, पिता भी कर रहा है। लेकिन जिस कर्ता का सीधा संबंध क्रिया से हो वो प्रधानकर्ता कहलाता है, दूसरा जो है गौणकर्ता कहलाता है। जैसे इस वाक्य में पुत्र गच्छति क्रिया है, उसका सीधा संबंध पुत्र से हो रहा है, पुत्र है गच्छति। तो यहाँ पर जो है जा कौन रहा है, पुत्र जा रहा है। तो पुत्र यहाँ पर प्रधानकर्ता हुआ और किसके साथ जा रहा है, जनक के साथ जा रहा है, पिता के साथ जा रहा है। तो जनक यहाँ पर जो है गौणकर्ता हुआ, क्योंकि इसका सीधा संबंध जो है गच्छति क्रिया से नहीं हो रहा है। तो जिसका सीधा संबंध क्रिया से हो वह प्रधानकर्ता, और जिसका सीधा संबंध कर्ता से क्रिया से न हो वो गौणकर्ता कहलाता है। तो वाक्य में जो है पुत्र है ये प्रधानकर्ता हुआ, पुत्र है गच्छति, और जनक के साथ जा रहा है इसलिए जनक गौणकर्ता हुआ। तो जनक में तृतीय विभक्ति हो गई नियम के अनुसार, और सह का प्रयोग है ही वाक्य में। इससे अगला उदाहरण है हमारा, बालकः वानरैः सह क्रीडति। बालक बंदरों के साथ खेलता है। यहाँ पर भी क्रीडति क्रिया का सीधा संबंध बालक से हो रहा है, इसलिए बालक जो है यहाँ वाक्य में प्रधानकर्ता हुआ और वानर गौणकर्ता हुआ। गौणकर्ता होने से वानर में तृतीय विभक्ति हो गई। इस नियम के अन्य उदाहरण देखते हैं, गुरु शिष्येण सह भ्रमति। यहाँ पर वाक्य में सह का प्रयोग है और भ्रमति क्रिया का सीधा संबंध गुरु से है, गुरु प्रधानकर्ता हुआ और शिष्य जो है गौणकर्ता हुआ, इसलिए शिष्य में तृतीय विभक्ति हो गई, शिष्येण। राजा सेनापतिना सार्धम अत्र आगच्छत्। राजा सेनापति के साथ यहाँ पर आया। यहाँ पर जो है सेनापति गौणकर्ता हुआ और सार्धम शब्द का प्रयोग वाक्य में है ही, तो इसलिए जो है सेनापति में तृतीय विभक्ति हो गई। त्वम बालकैः सह क्रीड। तुम बालकों के साथ खेलो। तो यहाँ पर खेलना क्रिया का सीधा संबंध त्वम कर्ता से है, इसलिए त्वम यहाँ पर प्रधानकर्ता हुआ और बालक गौणकर्ता हुआ। गौणकर्ता होने से बालक शब्द में तृतीय विभक्ति हो गई। अहम रामेण समम चलामी। मैं राम के साथ चलता हूँ। तो यहाँ पर जो है समम का प्रयोग आया है वाक्य में, जो साथ के अर्थ में होता है, और राम शब्द यहाँ पे गौणकर्ता के रूप में हुआ, इसलिए राम शब्द में तृतीय विभक्ति हो गई। सह बालकेन सह ग्रामम गच्छति। वह बालक के साथ गांव को जाता है। तो यहाँ पर जो है सह का प्रयोग हुआ है वाक्य में और गच्छति क्रिया का सीधा संबंध सह से है, इसलिए सह प्रधानकर्ता हुआ और बालक गौणकर्ता हुआ। तो बालक शब्द में तृतीय विभक्ति हो गई। अगला वाक्य है हमारा, राज्ञी सखी भी साकम भ्रमतु।
यहाँ क्रिया में साकम शब्द का प्रयोग हुआ है और सखी जो है गौण करता है, राज्य प्रदान करता है, प्रधान मुख्य करता है, इसलिए सखी शब्द जो गौण कर्तावाची है इसमें तृतीय विभक्ति बहुवचन हो गया। अगला वाक्य है रमा बालिका भी सह नृत्यति। रमा बालिकाओं के साथ नाचती है। तो यहाँ पे नृत्यति क्रिया का सीधा संबंध रमा से है, इसलिए रमा मुख्य कर्ता हुआ और बालिका गौण कर्ता हुई, क्योंकि उसका सीधा संबंध क्रिया से नहीं है। वाक्य में सह शब्द का प्रयोग भी है, इसलिए बालिका शब्द में यहाँ पे तृतीय विभक्ति बहुवचन हो गया। तो हमारा अंतिम वाक्य है रमेश बालकैः सार्धम गायनम गायति। यहाँ पर भी जो है क्रिया में सार्धम शब्द का प्रयोग हुआ है, वह बालक शब्द गौणकर्ता के रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए बालक शब्द में तृतीय विभक्ति बहुवचन हो गया है। तो इस प्रकार हमने देखा कि वाक्य में सह या इसके पर्यायवाची, इसके अर्थ वाले शब्दों सार्धम, साकम, समम का प्रयोग होने पर जो गौणकर्ता होता है उसमें तृतीय विभक्ति का विधान यह नियम करता है। तो इसी के साथ आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अतिरिक्त हमारे अन्य ऑनलाइन प्रकल्पों की जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें। धन्यवाद।